हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेंट कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपका जो बोर्ड एग्जाम है 2018-19 का, इसमें हम डिस्कस करने वाले कि इकोनॉमिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस सेशन में आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें ये पता है देयर आर टू पार्ट्स इन द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट पार्ट इज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड पार्ट इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम अभी कवर करेंगे पार्ट ए को, जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह का मार्क्स ब्रेकअप होने वाला है यूनिट वाइज, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो आपके पास अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, तो 4 + 2 + 3 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 12 क्वेश्चंस। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलरली 12 क्वेश्चन आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। अब पहले हम बात करते हैं 6 मार्क क्वेश्चंस की। तो 6 मार्क क्वेश्चन आपका कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है यूनिट नंबर 2 से। एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, और वो चैप्टर कौन सा मैं आपको ये भी बताता हूँ। वो चैप्टर है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देन सिमिलरली यूनिट 3 से यू विल आल्सो गेट 1 6 मार्क क्वेश्चन। तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म 6 मार्क का यूनिट 3 से भी आता ही आता है मोस्ट प्रोबेबली। देन यूनिट 4 की बात करते हैं। देन यूनिट 4 में भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा, और वो चैप्टर कौन सा है यहाँ पे वो चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम। वाइल इन केस ऑफ यूनिट 3 में देखिए कुछ कह नहीं सकते कि वो किस तरह का 6 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। या तो वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में से भी पूछ सकता है, या फिर वो कोई और सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी आपके पास 4 मार्क के क्वेश्चन जो है वो यूनिट 2 से आ सकता है, यूनिट 3 से एंड यूनिट 4 से। सिमिलरली आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि किस यूनिट से आने के चांसेस हैं, और 1 मार्क के क्वेश्चन भी। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं आप यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपके पास आता है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस साल आने के चांसेस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है आपके पास। हमें ये पता है हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन केस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हमें 2 डिसीजंस लेने होते हैं, टाइप ऑफ कमोडिटी टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस। सिमिलरली हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको 2 डिसीजंस लेने होते हैं, एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पे एक बात नोट करने वाली क्या है कि आपसे कभी भी तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम एक साथ नहीं पूछेगा। वो एक ही सेंट्रल प्रॉब्लम पूछेगा, और आपको उसमें 2 टेक्निक्स अगर हाउ टू प्रोड्यूस है, या फिर 2 डिसीजन अगर आपका व्हाट टू प्रोड्यूस है या फॉर होम टू प्रोड्यूस है, उसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस यूनिट का आने के साल चांसेस हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपका वो है कि भाई पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर कॉनकेव शेप क्यों होता है। देखिए दोनों प्रॉपर्टीज नहीं पूछेगा वो एक साथ, पूछेगा तो आपका एक ही प्रॉपर्टी पूछेगा। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। नाउ कमिंग टू यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। मैंने आपको बताया था कि यूनिट नंबर 2 में आपका जो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इसमें से एक कंफर्म 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो चलिए वो कंफर्म क्वेश्चन आपका कौन सा है पहले हम ये समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 6 मार्क का आपको आएगा ही आएगा, वो है आपका एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एज पर हिक्सियन अप्रोच / आईसी अप्रोच / ऑर्डिनल अप्रोच। या तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, या फिर इस पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मतलब टॉपिक यही रहेगा, और इस पे जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज कर देंगे। जैसे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस पे क्या बनता है कि हाउ विल यू अचीव इक्विलिब्रियम इफ यू आर अबव द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एज पर द हिक्सियन अप्रोच। सो इस टॉपिक का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए ऐसा नहीं आपको बाकी टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने, बट जब इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे तो आप 110% अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। देन सेकंड इस यूनिट से जो आपका क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे वो है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आने का इससे चांस है। देन थर्ड क्वेश्चन जो कि आपका पूछा जा सकता है इफ ध्यान रखिएगा, इफ कह रहा हूं मैं, इफ अगर पीपीसी के प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पूछा गया तब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो पीपीसी के बारे में पूछा जाएगा कि भाई पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर कॉनकेव शेप क्यों होता है, या फिर आपसे ये पूछेगा कि व्हाई आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। दोनों में से रहेगा एक ही क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नहीं आ सकते। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर यूनिट नंबर 3 जो कि आपका क्या है, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। अगर हम इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका एक ये है इस साल। और ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका
प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर का है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, और ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है विच लॉ स्टेट्स दैट एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स कांस्टेंट। कौन सा लॉ ऐसी स्टेटमेंट देता है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो तरह के लॉ इस चैप्टर में बताए गए हमें। वो दो लॉ क्या है, एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दूसरा होता है आपका पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जैसे जैसे हम एक इनपुट का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे बाकी इनपुट्स को कांस्टेंट रखेंगे, वो आपकी स्टेटमेंट देता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलिए मैं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की भी स्टेटमेंट बताता हूँ। वो स्टेटमेंट क्या है उसकी कि एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट विद फिक्स इनपुट। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने इस्तेमाल किया है वर्ड इनपुट का अपने स्टेटमेंट में, वाइल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ने इस्तेमाल किया है वेरिएबल इनपुट एंड फिक्स इनपुट का अपने स्टेटमेंट में। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस बार एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 6 मार्क में भी पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन क्या है कि ये आपने देखा होगा, ये आपके पास एक ही टॉपिक है, एक ही चैप्टर है ये, जिसमें एक ही टॉपिक है आपके पास, वो है आपका MRMC अप्रोच। देखिए अब MRMC अप्रोच में देयर आर फर्दर 2 केसेस, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस होता है, एक इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। तो आपका केस कोई सा भी पूछ सकता है, वो आप चाहे वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पूछे या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पूछे, या फिर वो MRMC अप्रोच में इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एज पर MRMC अप्रोच इन केस ऑफ मोनोपोली, तो हमें ये पता है मोनोपोली कम्स अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दैट मीन्स हमें इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका इस यूनिट से है वो होता है कंबाइंड क्वेश्चन। देखिए कंबाइंड क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है, कंबाइंड क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन आपका हमेशा ऐसा आता है जो डिमांड और सप्लाई चैप्टर को मिला के बनता है, और वो दो ही टॉपिक है हमारे पास। वो दो टॉपिक क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, या फिर इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो उनमें डिफरेंसेस पूछ सकता है। जैसे हमें ये पता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ऑफ 2 टाइप, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। सिमिलरली चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो इन सब चीज़ों के बीच में भी डिफरेंसेस पूछ सकता है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर को कंबाइन करके ये वाला क्वेश्चन बना है। या फिर इसका एक दूसरा क्वेश्चन होता है कंबाइंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर का बनता है, वो होता है व्हाट आर द रीजंस फॉर राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का। देखिए डिमांड और सप्लाई दोनों चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बना है, या फिर इसका वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट यूनिट, एंड जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से आपको अप्रॉक्स 10 मार्क के क्वेश्चन कंफर्म आने हैं, और वो 10 मार्क के क्वेश्चन जो कंफर्म आने हैं मैं आपको बताता हूँ वो कौन से हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें इसमें समझना है वो है देखिए मेन मार्केट फॉर्म का क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपने अगर मेन मार्केट फॉर्म्स पढ़ा होगा तो हमारे पास दो तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली एंड मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन। जब आप उनके फीचर्स पढ़ते हैं तो उनके फीचर्स में काफ़ी सारे पॉइंट्स में ना इम्प्लीकेशंस होती हैं, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो इम्प्लीकेशंस वाले आपसे पूछे गए। सो ध्यान रखिएगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो जो इम्प्लीकेशन वाले पॉइंट हैं वो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और साथ ही साथ ये 3 पॉइंट एटलीस्ट ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए पार्ट बी में अगर आप देखेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये दोनों अलग अलग, मतलब ये या तो होमोजीनियस पूछ सकता है या डिफरेंशिएटेड पूछ सकता है। होमोजीनियस इज इन द केस ऑफ perfect competition while differentiated product is in the case of monopolistic competition। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन तैयार होता है जो कि आपका पूछा ही जाना है। ये 6 मार्क में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन और 4 मार्क में भी। Then the second most important question, अब बात करते हैं हम अपने इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि आपका 110% 6 मार्क का है। अगर आप CBSE के पेपर्स उठा के देखेंगे तो इस चैप्टर से यानी मार्केट इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से कभी भी
बहुत ज़्यादा केसेस नहीं पूछे गए, एक केस पूछता है वो, जैसे एक केस ये रहा, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सिंस देयर इज नो फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग दी सप्लाई, दैट मीन सप्लाई इज कांस्टेंट। तो आपका एक ही केस बना कि भाई डिमांड इंक्रीज कर रही है, दैट मीन डिमांड का वही है राइट वर्ड, एंड उसके बाद आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे डायग्राम पे क्या होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें जो है ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक केस है, तो हाँ भाई ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक ही केस है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग है वो होती है इस क्वेश्चन में अपने आप आपको आइडेंटिफाई करना होता है दैट यू हैव टू राइट चेन ऑफ रिएक्शन। आपको कोई क्वेश्चन में बताता नहीं है, जब भी एक क्वेश्चन हो, एक इस क्वेश्चन में आपका एक ही केस होगा, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन इनडायरेक्टली कह रहा है दैट यू हैव टू राइट द केस द चेन ऑफ रिएक्शन इन दिस क्वेश्चन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इस क्वेश्चन में आपकी चेन ऑफ रिएक्शन कौन सी लगेगी, सोचो आप। तो इस केस में आपकी चेन ऑफ रिएक्शन लगेगी एक्सेस डिमांड की, क्योंकि डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई इज द सेम, दैट मीन्स यहाँ पे जो चेन ऑफ रिएक्शन लगेगी आपकी एक्सेस डिमांड की लगेगी। तो हमें पहले इसको एक्सप्लेन करना है, इसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद देन वी हैव टू राइट डाउन इट्स चेन ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्सेस डिमांड। So these are the types of questions. These are the most important expected questions from microeconomics that can be asked in this board examination. Now let's start with our part B, जो कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे कि अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्ट ए का मार्क्स का ब्रेकअप समझा था, सिमिलरली अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आप सबसे पहले जो है इसके मार्क्स का ब्रेकअप समझते हैं। तो हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके कितने मार्क्स, तो कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, 12। सिमिलरली आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो है 12। जैसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी आपके 6 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे, सिमिलरली 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे एंड 1 मार्क के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 6 मार्क के क्वेश्चन की। जो 6 मार्क का क्वेश्चन है वो आपका यूनिट 5 यानी जो नेशनल इनकम वाला यूनिट है, इसमें से आपका एक कंफर्म न्यूमेरिकल 6 मार्क का आएगा ही आएगा। देन आपका जो यूनिट नंबर 7 है, जो कि आपका इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर वाला यूनिट है, इसमें से भी आपका एक 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा ये हम बाद में डिसाइड करते हैं, हम बाद में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। देन आपके पास यूनिट नंबर 8 जो कि गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में, इस बार एक्सपेक्टेड है कि इस साल आपका इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन 4 नंबर के आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं और ये आपको पैटर्न बताएगा कि किस तरह से आपका मार्क्स, आपके क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स से किस यूनिट से एक्सपेक्टेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जो कि आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल। देखिए हमें पता है कि आपके पास 3 मेथड्स होते हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, ये सब सिलेबस से हट चुका है। अब आपके पास सिर्फ 3 ही मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले जो भी आपके पास चीज़ें थी लाइक प्राइवेट इनकम, वो सब सिलेबस का पार्ट नहीं है, लास्ट ईयर हट चुका है। तो इन सारे मेथड में से आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा जो कि आपका 6 मार्क का आएगा। देखिए हमें पता है इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो थ्योरी क्वेश्चन क्या होगा आपका, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट। Second most important question from this unit is why real GDP is considered as a better indicator of economic growth। ये आपका टॉपिक है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। भाई क्यों माना जाता है, क्योंकि जो रियल जीडीपी होता है वो आपका बेस ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है, वाइल इन केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी आपका करंट ईयर प्राइस पे मेजर करता है। एंड आपका जो रियल जीडीपी इसीलिए आपका एक बेटर इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर यूनिट नंबर 6 जो कि आपका मनी एंड बैंकिंग है। इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं आपको इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस यूनिट में हमारे पास कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस हुआ करते थे, तो वो फंक्शंस जो हैं आपके लास्ट ईयर सिलेबस से हट गए। तो अब हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस यूनिट के अंदर है, वो है आपका फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में आपके पास 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो अब देखिए इसका मतलब ये नहीं सारे फंक्शंस आपसे पूछेगा, कभी भी सारे फंक्शंस नहीं पूछे जाएंगे। तो इन सारे फंक्शंस में से कोई भी एक पूछ लेगा कि लाइक एक्सप्लेन दी करेंसी इशूइंग अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, या फिर एक्सप्लेन दी फंक्शन बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर ऑफ सेंट्रल बैंक। इस तरह से कोई भी एक फंक्शन आपसे पूछ सकता है।
तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एंड बाकी जो मनी वाला चैप्टर है इसमें से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली मनी सप्लाई की डेफिनेशन हो सकता है, या फिर आपको आपसे डेफिनेशन मांग लेगा कि M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, या फिर M2 की। नाउ कमिंग टू अवर यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 जो है आपका वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ MPCA 75%। यहाँ पे तभी क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए मैंने वैल्यू रखी है। ज़रूरी नहीं है पेपर में आपका वैल्यू यहाँ पे मेंशन हो सकता है आपको अपनी मर्जी से भी वैल्यू लेनी पड़ सकती है, तो आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं अगर, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो आपको वही वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो आएगा कीनीजन ने हमें देखिए 2 अप्रोचेज दिए थे इक्विलिब्रियम अचीव करने के, एक था आपका ADAS अप्रोच और दूसरा था आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इन दोनों अप्रोच में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क में पूछ सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से एक्सपेक्टेड है कि आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Then coming to the second question from this unit, that is explain the bank rate and open market operation as a measures to correct excess demand and deficient demand। देखिए मैं पहले आपको इस क्वेश्चन को समझा दूँ। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, इसमें हमारे पास 2 तरह के मेजर्स होते हैं, फिजिकल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स। देन मॉनेटरी मेजर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये हमारे जो अभी यहाँ पे मेंशन्ड है वो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, तो आपसे कोई सा भी पूछ सकता है, लाइक एक्सप्लेन दी फिजिकल मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड, बट चांसेस होते हैं कि वो मॉनेटरी मेजर्स पूछेगा। अब मॉनेटरी मेजर्स में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। पूछने को LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट भी पूछ सकता है, या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट भी पूछ सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है तो इसके एक्सपेक्टेड होता है कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जो कि सारे कंसेप्ट्स, जो कि न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स हैं इसमें मिलके सारे कंसेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन कंबाइन करेगा। उसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है। देखिए आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन दे दिया गया कि C = 100 + 0.255 है। आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बता दिया गया कि इकोनॉमी में कितना हिस्सा है, 58। तो आपको कैलकुलेट करनी है ये सारी चीज़ें। इस तरह से पार्ट्स होते हैं इस क्वेश्चन में जिसमें आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो आएगा वो आएगा 100। सेविंग फंक्शन क्या बन जाएगा, -100 + 0.75 y। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग y = C और S = 0। सिमिलरली इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग y = C + I और सिंपली S = I के भी आप रख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर भी पार्ट में सेविंग फंक्शन भी नहीं करा था। तो आप कोई सभी मेथड यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। ना मूविंग फर्दर टू अवर यूनिट नंबर 8, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन बचता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस साल। वो है आपका व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार क्या करते हैं, वो 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि गवर्नमेंट बजट के ये 2 ऑब्जेक्टिव आप एक्सप्लेन करिए। तो ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर ये टॉपिक नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, तो इसका अपोजिट क्वेश्चन एक बनता है इसी चैप्टर से, वो है कि आपको क्लासीफाई करना पड़ सकता है आइटम्स को रेवेन्यू रिसिप्ट में या फिर कैपिटल रिसिप्ट में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई कर मांगेगा या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफिकेशन या कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। तो ध्यान रखिए गवर्नमेंट बजट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट बजट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने ये काम किया है, तो जब गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट कराई स्कूल बिल्डिंग को तो उसका एक खर्चा है। दैट मीन्स आंसर आपका या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कंस्ट्रक्शन जब गवर्नमेंट ने स्कूल बिल्डिंग का कराया तो उसके एसेट्स क्रिएट होते हैं, और जब भी आपके एसेट्स क्रिएट होते हैं तो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस तरह से आपका कोई सा भी यहाँ पे पार्ट डाला जा सकता है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू अवर लास्ट यूनिट, दैट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा है आपका फॉरेन एक्सचेंज। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो है आपका डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस में। इन दोनों में से एक आपका कंफर्म पूछने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। देन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मेथड्स। 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक फिक्स्ड, एक फ्लेक्सिबल, तीसरा होता है आपके पास मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो इन तीनों मेथड में गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है।
तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, या फिर एक्सप्लेन द रूल पेड बाय गवर्नमेंट इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो इन तीनों मेथड्स का आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा। थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, जो एक अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसका एक अपोजिट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपोजिट क्वेश्चन यानी इसके वाइस वर्सा में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है आपका एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द करेंसी डेप्रिसिएशन या फिर करेंसी एप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। क्वेश्चन को किसी भी तरह पूछ सकते हैं, इसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के, लाइक एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट या फिर ऑन इम्पोर्ट। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन एंड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है एंड ये मेरी ईमेल आईडी है। आप मुझे इस पर कांटेक्ट करके मुझसे जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।